स्वागत है आप सभी का यूथ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। ये है करंट अफेयर्स की डिटेल्ड सीरीज। आई होप आपको हमारे डिटेल्ड करंट अफेयर्स पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें अपना रिव्यू लिखकर ज़रूर बताइए। क्या आपको डिटेल्ड करंट अफेयर्स ज़्यादा सही लग रहा है या फिर आपको डेली के वन लाइनर्स की वीडियो ज़्यादा सही लगी? आप जैसा कहेंगे हम आगे वैसे ही बढ़ेंगे। अगर आपको यूथ इंस्पायर्ड का फ्री कोचिंग इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को बंद करने से पहले लाइक ज़रूर किया कीजिए और फ्री कोचिंग इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है, जिनको फ्री कोचिंग की आवश्यकता है। हमें अपनी ज़रूरतें बताइए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम आज यानी 4 अगस्त की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2020 किसने जीती? उत्तर देखते हैं। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन को स्पॉन्सर करती है, इसलिए बोला जाता है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मर्सिडीज भी याद रखना और लुइस हैमिल्टन भी। आइए इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटिश हैं, यानी ब्रिटेन से हैं। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस 2020 जीती है। ऑफिशियली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को कहा जाता है फॉर्मूला 1 पिरेली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। फॉर्मूला 1 पिरेली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। अगला पॉइंट है, इसे सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम के सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित किया गया था, यानी सिल्वरस्टोन सर्किट इन सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस जीत के द्वारा लुइस हैमिल्टन ने 7वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। और जीता ही नहीं, सिर्फ जीत कर रिकॉर्ड भी बना दिया है। वह ब्रिटिश जीपी में सबसे ज्यादा जीतने वाले एकमात्र रेसर बन गए हैं। इस जीत के साथ लुइस हैमिल्टन ने 87 जीपी जीते हैं, मतलब उनके टोटल ग्रैंड प्रिक्स जीत 87 हो गई है, 87 जीपी। और फेरारी के माइकल शूमाकर जिनके जीपी हैं 91, इनके सर्वकालिक रिकॉर्ड से वो सिर्फ 4 जीपी पीछे हैं। तो आने वाले समय में हमें लुइस हैमिल्टन का नाम नंबर 1 पोजीशन पे F1 रेसिंग में देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल होती है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है जो F1 प्लेयर्स हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग में प्लेयर्स हैं, उनके नाम। आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन किस खेल से रिलेट करते हैं। तो अगर आपने इनको देखा होगा, इनके बारे में सुना होगा, तो आप तुरंत ही बता सकते हैं ये F1 प्लेयर्स हैं। चलिए आप एक झलक इन प्लेयर्स के ऊपर देख लीजिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त को कौन सा विश्व दिवस मनाया गया? उत्तर है विश्व संस्कृत डे। बैकग्राउंड जानते हैं इसके बारे में। संस्कृत दिवस को प्राचीन भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने, बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, इस वर्ष संस्कृत दिवस, वर्ल्ड संस्कृत डे, सोमवार यानी मंडे 3 अगस्त को मनाया गया, जबकि 2019 में इसे 15 अगस्त को मनाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अगस्त की पहली पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हर रक्षाबंधन को,
हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड संस्कृत डे। अदर फैक्ट्स जानते हैं। संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक भाषा, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। प्रश्न 3, किस राज्य यानी स्टेट को 3 राजधानियों 3 कैपिटल्स वाला राज्य बनाने की मंजूरी गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा दे दी गई है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसको डिटेल में जानते हैं। 31 जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर बिश्वाभूषण हरिचंद, इन्होंने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास यानी आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील बिल यानी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील बिल 2020 को सहमति दे दी है। इस पूरे पॉइंट के अंदर आपको 2 चीजें बताई गई हैं कि ये 2 बिल हैं जिनको गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। पहला है आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल, दूसरा है कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील बिल। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन बिल की मंजूरी मिलने से अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम ये 3 राजधानियां बन जाएंगी आंध्र प्रदेश की। अमरावती जो है वो विधान राजधानी बनेगी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल। कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी बनेगी यानी जुडिशियल कैपिटल। और विशाखापट्टनम जो है वो कार्यकारी राजधानी बनेगी यानी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। इसका क्या अर्थ हुआ, आइए देखते हैं। विशाखापट्टनम में राजभवन, सचिवालय और विभाग अध्यक्षों के कार्यालय होंगे यानी विशाखापट्टनम में राजभवन, सेक्रेटरीट एंड ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। अमरावती में विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर की सीट होगी और राज्य विधान यानी स्टेट लेजिस्लेशन के तहत स्थापित सभी राज्य न्यायिक संस्थानों यानी स्टेट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की सीट कुर्नूल में स्थित होगी। दूसरी ओर CRDA रिपील बिल, अमरावती महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अमरावती मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है यानी CRDA रिपील एक्ट, जब CRDA एक्ट खत्म हो जाएगा उसकी जगह पर अमरावती मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आएगा। जानते हैं CRDA एक्ट क्या है? CRDA अधिनियम, CRDA एक्ट 22 दिसंबर 2014 को तब पारित किया गया था, लागू किया गया था जब आंध्र प्रदेश और हैदराबाद का विभाजन हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट कैपिटल पोस्ट बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब होता है 2 भागों में बांट देना। पोस्ट बाइफर्केशन मतलब बाइफर्केशन के बाद एक विशिष्ट क्षेत्र को पूंजी क्षेत्र के रूप में समांकित किया गया था। एक क्षेत्र बता दिया गया था कि हैदराबाद की कैपिटल कौन सी होगी, कौन सा क्षेत्र, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा। पर अब जब YSR कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों का प्रावधान दिया है, इसका फैसला हो चुका है, तो CRDA एक्ट का आंध्र प्रदेश में लागू रहने का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए CRDA एक्ट को अब निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर आएगा अमरावती मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, बिहार राज्य में नितिन गडकरी जी द्वारा किस पुल यानी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? उत्तर है पटना में महात्मा गांधी ब्रिज। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में। 5.5 किलोमीटर तक पटना और हाजीपुर के बीच नेशनल हाईवे 19 पर यह 4 लेन का ब्रिज है।
इस पुल को नए स्टील डेक अधिरचना यानी स्टील डेक सुपरस्ट्रक्चर द्वारा अपने मौजूदा कंक्रीट सुपरस्ट्रक्चर को बदलने के लिए पुनर्निर्मित यानी रिनोवेट किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6,600 मेट्रिक स्टील है यानी 6,600 मेट्रिक स्टील। मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर भारत में यह अब तक का पहला पुल होगा। That is, this is the first bridge ever in India using modern technology for improving the existing structure. और तथ्य जानते हैं। पुल की डिजाइनिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की ने अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ चर्चा में की है। फैक्ट्स जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल यानी गवर्नर हैं मिस्टर फग्गू चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, विश्व यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन परियोजना किस देश में स्थापित की जाएगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु संलयन की बात हो रही है। ये नई टेक्नोलॉजी साइंस पर बेस्ड बहुत जरूरी प्रश्न है। इसका उत्तर है फ्रांस। आइए जानते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड डिटेल्स। फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER के द्वारा फ्रांस में इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया गया है हाल ही में। जबकि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो किसका यूज करते हैं? स्प्लिट करके एनर्जी उत्पन्न करते हैं। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है यानी विखंडन का इस्तेमाल होता है। जबकि परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में दो परमाणुओं को एक साथ मिलाना शामिल है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? बिल्कुल विपरीत होगा। जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन यानी आजकल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम लोग विखंडन करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट के अंदर उनको क्या किया जाएगा? मिलाया जाएगा दो परमाणुओं को, जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी। तो ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नया प्रोजेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इस पॉइंट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यह विखंडन यानी फिजन की प्रक्रिया की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है, जिसमें कि हम पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं। मतलब न्यूक्लियर फिजन में हम महारत हासिल कर चुके हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रेडियो एक्टिव कचरा यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट का उत्पादन भी नहीं करता। और न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट यह ईंधन यानी फ्यूल के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर भी निर्भर नहीं करता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रयोग नहीं होगा तो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं होगा। इसके बजाय हाइड्रोजन के प्रचुर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसका अर्थ है कि ऊर्जा मिलेगी बिना किसी पॉल्यूशन के। इसमें कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं होगा, राइट? इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है न्यूक्लियर फिजन विखंडन और परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फ़र्क है, या इन दो प्लांट्स के अंदर क्या फ़र्क है। अगला प्रश्न है, चंबल के बीहड़ भूमि यानी रगलैंड को कृषि योग्य उपजाऊ फर्टाइल फॉर फार्मिंग बनाने के लिए भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी इंटरनेशनल एंटिटी के साथ समझौता किया? उत्तर देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो ग्वालियर चंबल रीजन है, इसके अंदर 3 लाख हेक्टेयर से अधिक बीहड़ भूमि है जो खेती योग्य नहीं है। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी होगी जिसको हम फर्टाइल बना सकते हैं या खेती के लायक बना सकते हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है।
तो ये प्रोजेक्ट ग्वालियर चंबल कहाँ का एरिया है? आइए जानते हैं। चंबल नदी, चंबल रिवर मध्य प्रदेश में यमुना नदी, यमुना रिवर की एक सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी है। और इस तरह यह गंगा जल निकासी प्रणाली यानी ग्रेटर गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा बनती है। तो मध्य प्रदेश का 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जो बीहड़ भूमि वाला इलाका है वो खेती योग्य बनाया जाएगा। इसीलिए ये प्रोजेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, राइट? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा चंबल नदी पर और वर्ल्ड बैंक की मदद से किया जाएगा। अदर फैक्ट्स में हम जानते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर यूपी एडिशनल चार्ज, कल की वीडियो में भी डिस्कस हुआ था कि एमपी के राज्यपाल यानी गवर्नर हाल ही में उनका निधन हो गया। जिनका एडिशनल चार्ज संभाला है यूपी की राज्यपाल, यूपी की गवर्नर जो कि हैं आनंदीबेन पटेल ने। आप में से एक स्टूडेंट शालिनी शर्मा ने सही उत्तर दिया है। लालजी टंडन थे एमपी के पूर्व राज्यपाल, जिनकी जगह पर अब आए हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, किस देश ने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रक्षेपण टेस्ट किया? उत्तर है ईरान ने। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 8 है, 5 मेडिकल रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इसका उत्तर है यूनाइटेड किंगडम के साथ 8 मिलियन पाउंड का समझौता किया गया। प्रश्न 9, भारत के किस राज्य यानी स्टेट ने वृक्षारोपण प्लांटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश द्वारा यानी यूपी। प्रश्न 10, ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मैथ्यू मैककॉनागई, एक अमेरिकी अभिनेता, अमेरिकन एक्टर और निर्माता यानी प्रोड्यूसर हैं। प्रश्न 11, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए बनाए गए ट्रस्ट में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? उत्तर देते हैं 15। ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। सी यू।